फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार मित्रों, आज के इस 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बल तथा दाब के अन्य क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। इसमें यह भी हम अध्ययन करेंगे कि वायु दाब के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। मुख्य रूप से हम दैनिक जीवन में जल पंप, साइकिल पंप और फुटबॉल पंप का उपयोग करते हैं। यह इसी कार्यविधि पर आधारित है। आइए हम जल पंप की संरचना तथा जल पंप की कार्यविधि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, जल पंप की संरचना इस चित्र के अनुसार होती है। पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर चित्र के अनुसार पिस्टन नीचे जाता है। पिस्टन का वाल्व पहला खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया हैंडल को ऊपर उठाने पर होता है तथा वायुदाब के कारण पंप की नली का वाल्व, दूसरा वाल्व बंद हो जाता है। पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायुदाब कम होने के कारण पहला वाल्व बंद हो जाता है और दूसरा वाल्व खुल जाता है। फलस्वरूप जल वेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है। जल का दाब बढ़ने के कारण पहला वाल्व खुल जाता है और दूसरा वाल्व बंद हो जाता है और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है, जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है और जल दाब के कारण पहला वाल्व बंद हो जाता है। फलस्वरूप वीडियो के अनुसार जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय दूसरा वाल्व खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और हम हैंडपंप में पानी भर लेते हैं। आइए अब हम आगे फुटबॉल पंप की आंतरिक संरचना और फुटबॉल पंप के कार्यविधि के बारे में वर्णन करते हैं। फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लेडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कस कर लगा देते हैं। जब पिस्टन को बाहर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का वाशर सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु वाशर को दबाकर बेलन के अंदर भर जाती है। इस समय गोली रूपी वाल्व नली के ऊपरी मुंह को बंद रखता है। जब पिस्टन को नीचे दबाते हैं तो चमड़े का वाशर पंप के अंदर वायु दाब बढ़ने के कारण फैल जाता है तथा बेलन की दीवार से सट जाता है। बेलन के अंदर वायु दाब बढ़ने के कारण नली में गोली अपने स्थान से हट जाती है और वायु ब्लैडर में पहुंच जाती है। हत्थे को कई बार ऊपर नीचे करने से ब्लैडर में वायु भरती जाती है। अब हम साइकिल पंप की संरचना तथा उसकी कार्यविधि के बारे में विशेष रूप से वर्णन करेंगे। साइकिल पंप धातु का एक खोखला बेलन होता है। इसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। इस पटरी को पैर से दबाकर पंप को सीधा खड़ा करते हैं। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा रहता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ निचले सिरे पर एक धातु की चकत्ती कसी होती है, जिसके ऊपर चमड़े का वाशर लगा होता है। यह वाशर वाल्व का कार्य करता है।
साइकिल पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है, तब पिस्टन के नीचे हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है, जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। पंप से दबी हुई वायु वाल्व ट्यूब की सहायता से निकलकर रबर नली के द्वारा साइकिल ट्यूब में जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के इस वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर नहीं निकल पाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। अब हम अगला प्रकरण घनत्व के बारे में बात करेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व को D से, द्रव्यमान को m से तथा आयतन को कैपिटल V से दर्शाते हैं। यदि V बराबर 1 और D बराबर m तो मात्रक आयतन में वस्तु की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या प्रति घन मीटर होता है। पारे का घनत्व 13,600 किलोग्राम प्रति क्यूब मीटर होता है। अब हम उत्प्लावन बल को क्रियाकलापों द्वारा समझेंगे। किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन बाहर जाता है, यह हम एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। इससे पहले हम एक टब लेते हैं। टब में हम पानी भर लेते हैं। उसके बाद हम अलग से एक चौकोर या आयताकार गुटका लेते हैं। उस गुटके को पूर्णतः डुबाकर गुटके द्वारा विस्थापित जल को टब में एकत्र करते हैं। पुनः हम विस्थापित जल का आयतन ज्ञात करते हैं। गुटके का आयतन और गुटके द्वारा विस्थापित जल के आयतन में क्या संबंध है, इसको यदि हम देखें तो यह पाते हैं कि गुटके का आयतन विस्थापित जल के आयतन के बराबर है। अतः इससे सिद्ध होता है कि किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है। किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम दूसरे क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। एक ईंटा लेते हैं और उसे हवा में उठाते हैं। पुनः उसे पानी से भरे बर्तन में हाथ पर रखकर हम डुबाते हैं। हम देखते हैं कि ईंट के भार में परिवर्तन महसूस हो रहा है। हम महसूस करते हैं कि ईंट पानी में हल्की मालूम पड़ती है, क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। इस कारण ईंट हल्की लगती है। किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। हमने कुएं से पानी खींचते समय पानी से भरे बाल्टी को पानी के अंदर तथा पानी की सतह से ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल का में अंतर अनुभव किया है। पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाकर हम देखते हैं। दोनों स्थिति में हमको बराबर बल नहीं लगाना पड़ता। इसका अवलोकन कर उत्प्लावन बल की संकल्पना को समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए एक दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। लोहे के हुक लगे एक बेलन को स्प्रिंग तुला से लटकाकर वायु में उसका भार नोट करते हैं। कांच का एक टोटीदार बर्तन उसके अनुसार लेते हैं और उसे टोटी के स्तर तक जल में भरते हैं। टोटी के मुंह पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलीथीन की थैली इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पानी से भरे बर्तन से निकला पानी एक थैली में एकत्र हो जाए या एक बर्तन में एकत्र हो जाए। अब स्प्रिंग बैलेंस से लटके लोहे के बेलन को धीरे धीरे पानी के अंदर डुबाते हैं। हम देखते हैं कि लोहे के बेलन पानी में डुबोते जाने पर पानी निकलकर बाहर एक बर्तन में बीकर में भरता जाता है। बेलन को धीरे धीरे नीचे करते हुए पानी में पूर्णतः डुबा देने पर हम क्या देखते हैं कि इस अवस्था में दोनों तुलाओं के पाठांक में जब हम नोट करते हैं तो उनमें अंतर आता है।
बेलन के वायु में लटकी अवस्था के पाठ्यांक में से बेलन के जल में पूर्णतः डूबी अवस्था का पाठ्यांक घटा देते हैं। पाठ्यांक के इस अंतर का क्या कारण है, हम यह पता करते हैं। बेलन के भार में यह कमी उत्प्लावन बल के कारण है। भार की इस कमी और थैली में एकत्र पानी के भार में क्या संबंध है, अर्थात बीकर में इकट्ठा पानी में क्या संबंध है। दोनों लगभग समान हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। पानी के स्थान पर अन्य द्रव लेने पर भी समान परिणाम मिलते हैं। अतः जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सर्वप्रथम यूनानी देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। एक दूसरे क्रियाकलाप में समान भार की वस्तु आकृति बदलने पर उत्प्लावन बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक अन्य क्रियाकलाप में हम इसका अध्ययन करेंगे। धातु की एक कटोरी हम लेते हैं। कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का दूसरा टुकड़ा लेते हैं। कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में बारी बारी से डालते हैं। हम क्या देखते हैं कि कटोरी तो तैरने लगती है, किंतु जब हम धातु का टुकड़ा जल में डालते हैं तो धातु का टुकड़ा डूब जाता है। धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है उस पर लगा उत्प्लावन बल उसी पानी के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण वह डूब जाता है। कटोरी की विशिष्ट आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार या उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होता है। अतः कटोरी पानी में तैरती रहती है। भार में धातु के टुकड़े के बराबर होने पर भी कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण कटोरी पानी में तैरती रहती है। वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उसकी आकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। अब हम प्लवन पर चर्चा करते हैं। पानी या द्रव में वस्तुएं तैरती और डूबती हैं। यदि किसी वस्तु का हवा में भार W है तथा उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल U है तो क्या होगा। यदि W U से अधिक है या W U के बराबर है या W U से कम है तो क्या होगा। यदि W उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। यदि दोनों बराबर है तो वस्तु डूबती हुई तैरेगी। यदि U से W कम है तो वस्तु तैरने लगेगी, ऊपरी सतह पर अर्थात द्रव के ऊपरी सतह पर तैरेगी। इससे निष्कर्ष होता है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या उससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबती हुई तैरती है। अब हम क्रियाकलाप 4 द्वारा वर्णन करेंगे। एक कांच की नली लेते हैं। नली के एक सिरे पर गुब्बारे को धागे से बांध देते हैं। नली के ऊपरी सिरे से पानी डालते हैं। पानी डालने पर गुब्बारा फूल जाता है। पानी की मात्रा बढ़ाने पर नली में पानी का स्तर बढ़ जाता है और गुब्बारा अधिक फूलता है। जल स्तर बढ़ने से पेदी पर दाब डालता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव बर्तन की पेदी पर दाब डालता है। अब हम आगे यह चर्चा करेंगे क्या द्रव क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। आइए हम एक अन्य क्रियाकलाप द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। एक क्षितिज टोटी वाला बर्तन लेते हैं। टोटी के मुंह को गुब्बारा से बांध देते हैं। बर्तन को पानी से भरते हैं। गुब्बारे की आकृति पर हम देखते हैं कि गुब्बारा फूल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी बर्तन की दीवारों पर द्रव दाब डालता है। क्या द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। आइए हम एक अन्य क्रियाकलाप द्वारा इसका वर्णन करते हैं। एक हम डिब्बा लेते हैं, उसे
समान ऊंचाई पर चारों ओर छेद बना देते हैं। उसको पानी से भरते हैं और देखते हैं कि जल सभी दिशाओं में समान रूप से निकलता है, अर्थात समान दूरी पर द्रव गिरता है और जल की धाराएं समान दूरी पर गिरती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बर्तन के समान ऊंचाई पर यदि छेद हो तो द्रव समान दिशाओं में चारों तरफ समान दाब डालता है। एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। टोटी लगे हम एक बीकर के दो बर्तन लेते हैं और टोटियों के मुंह पर गुब्बारा हम बांध देते हैं। दोनों डिब्बों में क्रमशः असमान ऊंचाई तक द्रव भर लेते हैं। दोनों डिब्बों में लगे गुब्बारों को फूलने का अवलोकन करते हैं। देखते क्या है कि पहले बीकर में गुब्बारा कम फूलता है जिसमें पानी कम भरी है, जबकि दूसरे बीकर में पानी अधिक भरी होने के कारण उसका गुब्बारा बड़ा फूला हुआ है, अर्थात ज़्यादा क्षेत्रफल में फूला हुआ है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि द्रव का दाब गहराई पर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। एक अन्य तथ्य आपको यह भी जानना चाहिए, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। द्रव का दाब P, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, द्रव के घनत्व D तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो मित्रों, आज के इस 25वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बल तथा दाब का पूरा एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड 26वें में फिर मिलेंगे।